हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल MS ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका आंसर है बैटसन ने। और कब किया? 1905 में। यहाँ पर अगर आपको सन याद भी नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बैटसन शब्द आप याद रख लें। इसके अलावा आपको बता दें कि जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवंशिकी बोलते हैं। आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंदर हम आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का इनका अध्ययन करते हैं। तो ये सब बातें आप चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसके अंदर अपने आप समझ जाओगे। फिलहाल हम यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? हेरिडिटी, जिसको वंशागति भी बोलते हैं, तो यहाँ हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है स्पेंसर ने। कब किया? 1863 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल को। यहाँ आपको बता दें कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो एक देश है ऑस्ट्रिया देश, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। एक शहर है ब्रून, उस ब्रून शहर में एक चर्च के पादरी थे। जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर मंदिरों के अंदर पुजारी होते हैं, वैसे ईसाई धर्म के अंदर चर्च के अंदर पादरी होते हैं। ठीक है। तो ये एक चर्च के अंदर पादरी थे। तो पादरी रहते हुए इन्होंने उद्यान मटर जो है उसके ऊपर कुछ प्रयोग किए थे, और प्रयोग करके उन्होंने कुछ नियम दिए थे जिन्हें आनुवंशिकी के नियम भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम जो है वो पाइसम सेटाइवम होता है। ये पूछ सकते हैं कि उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए। पाइसम सेटाइवम। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों को किसके समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया? यानी कि मेंडल ने जब अपने प्रयोग कर लिए थे तो वो उन प्रयोगों को सबसे पहले किन के सामने शोध पत्र के रूप में लेके गया कि देखिए साहब ये मैंने प्रयोग किए हैं? तो किसके साथ लेके गया? उसका आंसर है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये कुछ मुख्य वैज्ञानिकों की एक संस्था, एक टीम है जिसको हम ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहते हैं। इनके सामने मेंडल ने अपने प्रयोग रखे थे। और ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने क्या किया, हर साल एक अपनी वार्षिकी वो छापती हैं, जिसको आप चाहे किताब बोल सकते हो या कोई पत्रिका बोल सकते हो। वो वार्षिकी जब वो छापती हैं तो उस वार्षिकी के अंदर ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने मेंडल के प्रयोगों को छापा सबसे पहले। और उसकी हेडिंग क्या रखी, उसका टाइटल क्या रखा? उसका टाइटल रखा पादप संकरण पर प्रयोग। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने मेंडल के प्रयोगों को किस शीर्षक से प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पादप संकरण पर प्रयोग। अगला क्वेश्चन, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की? यानी कि मेंडल ने जो ये नियम दिए थे, ये नियम देने के बाद में लगभग 35 साल तक ये नियम बिल्कुल लोगों की नज़र में नहीं आई। लेकिन उसके बाद में 3 वैज्ञानिक थे, उनके नाम मैं यहाँ बता दूँ। एक तो हॉलैंड देश के वैज्ञानिक थे हुगो डी व्रीज, एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस, और एक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे इरिक वोन शेरमक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने देशों में अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग अपने अपने देशों में उन मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। और उनका भी वही रिजल्ट आया जो 35 साल पहले मेंडल का रिजल्ट आया था। इसलिए कहते हैं कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी, और उसके बाद में मेंडल को जो है वो ख्याति मिली थी, प्रसिद्धि मिली थी। अगला क्वेश्चन, जीन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर एक परिभाषा पूछ सकते हैं जीन की, बढ़िया प्रश्न है ये। तो इसका आंसर रहेगा कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपन जैसे कहते हैं कि एक माता पिता के गुण जो है वो बेटे में चले जाते हैं, तो वो उन गुणों को माता पिता से बेटे तक कौन लेके जाता है? जीन लेके जाते हैं। और हर एक गुण के लिए एक अलग अलग जीन होता है। ठीक है। तो गुण को हम लक्षण बोल सकते हैं, और उन लक्षणों को नियंत्रित करने वाला जो कारक है उसको हम कह सकते हैं जीन। तो यहाँ परिभाषा हो जाएगी कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जीन शब्द जो है वो जोहानसन वैज्ञानिक ने दिया था। मेंडल ने तो इसको कारक शब्द कहा था, लेकिन
जोहानसन ने इसको जीन शब्द कहा था। अगला प्रश्न, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम बताइए। यानी कि मेंडल ने जो मटर पर प्रयोग किए थे, उन मटर पर प्रयोग करने के बाद में उसने 3 नियम दिए थे। उन 3 नियमों के आपको नाम भी याद रखने हैं। तो उनके आंसर हैं, पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम जो है उसका नाम है पृथक्करण का नियम। अच्छा, इस दूसरे नियम के 3 नाम हैं, एक तो पृथक्करण का नियम, एक युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा विसंयोजन का नियम। ये तीनों नाम मेंडल का जो दूसरा नियम है उसी के हैं। तो एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक नाम से पूछ सकता है। और तीसरा नियम जो है वो है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये 3 नियम मेंडल ने दिए थे। इन 3 नियमों की विस्तृत व्याख्या जो है वो आप जब चैप्टर पूरा पढ़ेंगे उस समय आपके समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न, एक संकर संकरण की F2PD का लक्षण पर रूप व जीन पर रूप अनुपात बताइए। यहाँ पर भी ये जो लक्षण पर रूप होता है, जीन पर रूप होता है, F2PD होती है, इन सब की डिटेल्स तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो छोटा क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता दूँ कि क्या बनता है और उसका आंसर आपको कैसे याद करना है। तो अपना पहला प्रश्न है कि एक संकर संकरण की F2PD का लक्षण पर रूप और जीन पर रूप अनुपात आपको याद करना है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं कि एक संकर संकरण की F2PD का लक्षण पर रूप अनुपात तो होता है, वो होता है 3:1। लक्षण पर रूप ध्यान रखना 3:1, जबकि जीन पर रूप अनुपात जो होता है वो होता है 1:2:1। ठीक है। अगला प्रश्न, द्विसंकर संकरण की F2PD का लक्षण पर रूप और जीन पर रूप अनुपात बताइए। देखो पिछला जो प्रश्न हमने पढ़ा था उसके अंदर एक संकर संकरण का अनुपात पूछा था और ये जो प्रश्न है उसमें द्विसंकर संकरण का पूछा है। तो द्विसंकर संकरण का लक्षण और जीन दोनों देखते हैं अपन। देखिए द्विसंकर संकरण की F2PD का लक्षण पर रूप अनुपात तो होता है 9:3:3:1, लेकिन जीन पर रूप अनुपात होता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1:1। यहाँ आपको घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है कि ये जो जीन पर रूप अनुपात है ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 9 अक्षर हैं इसके अंदर। ये कैसे याद रहेगा? देखिए इसको याद करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको 12 का पहाड़ा तो आता ही होगा, तो ये 12 का जो पहाड़ा है उसी के आधार पर देखो हम किसको कैसे याद करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिख दीजिए 12 एकम 12, ठीक है। 12 के बाद में 12 दूनी 24, ये 24 हो गया। फिर से 12 एकम 12, दोबारा देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में फिर से 12 एकम 12 और लगा दीजिए और लास्ट में वो एकम लगा दीजिए, तो हो गया। दोबारा देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और लास्ट में लगा दिया एकम, तो हो गया 1:2:2:4:1:4:1:2:1:1। ओके। अगला प्रश्न, मेंडल के उस नियम का नाम बताइए जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पीछे हमने पढ़े कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, पहला दूसरा तीसरा 3 नियम दिए थे। तो उन 3 नियमों में से कौन सा नियम है जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है? तो यहाँ आपको याद रखना है कि द्विसंकर संकरण पर आधारित जो नियम है वो है तीसरा नियम, और तीसरे नियम का नाम था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अब बच गए पहले शुरू के 2 नियम, पहला और दूसरा, तो वो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि वो दोनों नियम द्विसंकर पर नहीं थे, वो दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित थे। तो यहाँ आप याद रख लें कि पहला और दूसरा जो नियम है वो तो एक संकर संकरण पर आधारित है, लेकिन तीसरा जो नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब इन टॉपिक्स की आप विस्तृत व्याख्या जो है वो जब चैप्टर पढ़ेंगे उसी समय आपके समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बनते हैं आपको वो समझा दिए जाएँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।